तो आपको अच्छे से पता है कि हमें यहाँ पर किसी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है, हमें किसी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन को टिक करना है, बात खत्म। हमें किसी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है। आप जो भी कैसे भी प्रश्न हो, कैसा भी आपका प्रश्न हो, आपको सिर्फ उस प्रश्न को पढ़ना है, पढ़ने के बाद सीधा ही आपको ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सीधा ऑप्शन को टिक करना है, बात खत्म। और आपको अच्छे से पता है कि हमारे चैनल पर सिर्फ यही चीज़ सिखाई जाती है कि आपको सिर्फ करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन पर जाना है, टिक करना है, बात खत्म। ऐसा हम यहाँ पर आपको क्यों सिखाते हैं? ऐसा हम आपको इसलिए सिखाते हैं क्योंकि आपको खुद से ये बात पता है कि अगर आप यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर करोगे, यदि सारे प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करोगे, तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता है आपके एग्जाम के टाइम पर। इंडिया का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको किसी भी यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का समय मिलता हो। तो यानी कि आप यहाँ पर यदि सॉल्व करोगे सभी सारे क्वेश्चंस को, तो आप यहाँ पर एग्जाम कैसे निकाल पाओगे? समझ आ रहा है? तो हम यहाँ पर आपको सिर्फ क्या सिखाते हैं, हमारे चैनल पर सिर्फ यही चीज़ सिखाई जाती है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन पर जाना है, टिक करना है, बात खत्म। हम आपको ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे अलग अलग टाइप के प्रश्नों के लिए, आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे, बस आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि 15, यहाँ पर बोला गया है आपका यहाँ पर 15 और इतने का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। हमसे यहाँ पर मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। हमने बोला कि यहाँ पर आप हमेशा ही जब कभी आपसे मध्यानुपाती पूछा जाए ना, तो आप यहाँ पर दोनों संख्याओं में कुछ ऐसी अभाज्य संख्या देख लिया करो। जैसे हमने बोला कि यहाँ पर यदि इस संख्या को देखें, यहाँ पर कितना है, ये आपका 13 हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। 2 को यदि माइनस करते हो तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। यानी कि ये संख्या जो है वो आपके यहाँ पर 11 से विभाजित है, तो 11 एक अभाज्य संख्या मिली आपको। तो 11 आपको अभाज्य संख्या मिल रही है, तो 100% आपके यहाँ पर जो भी आंसर होगा ना वो भी 11 से विभाजित होगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर ये 11 से विभाजित नहीं है, ये भी 11 से विभाजित नहीं है, ये भी 11 से विभाजित नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर 11 से विभाजित होने वाले अगर 2 ऑप्शन मिल जाते तो क्या करते? यहाँ पर हम कोई दूसरी अभाज्य संख्या निकालते, उससे सीधा डिवाइड करके देख लेते, तब हमारा आंसर मिल जाता। लेकिन हमें सॉल्व करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर आप प्रूव करके बता दो कि यही हमारा आंसर होगा या नहीं होगा। तो चलिए आप प्रूव करके देख लीजिए। मध्यानुपाती जब कभी भी आप यहाँ पर निकालते हो, तो मध्यानुपाती निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हो कि रूट के अंदर दोनों संख्याओं को इनटू में लगा देते हो। यहाँ पर कितना है आपका? यहाँ पर 15 है, और यहाँ पर आपका कितना है? आपका यहाँ पर 72.6 इतना आपका यहाँ पर दिया हुआ है। 15 6 90 की यहाँ पर 0 और हासिल लगी यहाँ पर 9। 15 दूनी 30 और 30 और 9, यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 आपकी यहाँ पर हासिल हो जाएगी। 15 सत्ते और फिर यहाँ पर ये आपका 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 108। कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। ठीक, इतना आपका यहाँ पर ये बनकर आ रहा है। अब इतना आपका यहाँ पर ये बनकर आ रहा है, तो आप यहाँ पर देखोगे ये पॉइंट लगाए, तो पॉइंट से आपका यहाँ पर ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका यहाँ पर ये रूट के अंदर है, और आपको अच्छे से पता है कि 10 89 जो होता है वह आपका यहाँ पर 33 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप कैसे भी देख लीजिए, आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप यहाँ पर इतना करोगे, इससे अच्छा से सीधा यहाँ पर तुक्का ही लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखिए। चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इस प्रश्न को देखिए। देखिए यहाँ पर बोला गया है ए, बी और सी, इनका अनुपात है आपका यहाँ पर 3:4:5। 2a - 3b + 4c बराबर आपका यहाँ पर इतना दिया हुआ है। तो c का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। वैसे आप यहाँ पर ऑप्शंस में देखोगे ना, c का मान पूछा है आपसे, आंसर तो यहाँ पर मिल चुका है। ठीक, आंसर आपको मिल चुका है। देखिए ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। अगर कोई इंसान ना अगर इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश कर रहा है ना, तो वो यूँ समझ लो महा बेवकूफ़ इंसान है। ऐसा क्यों? ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने यहाँ पर क्या बोला गया कि यहाँ पर ए बी सी का अनुपात है 3:4:5। 2a - 3b + 4c बराबर आपका 56 दिया हुआ है। तो आपसे c का मान पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका निकल कर आता है उससे हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमसे यहाँ पर c का मान पूछा गया है, और c का रेशियो कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। तो 100% जो भी संख्या होगी वो 5 से डिवाइड तो होगी ना। तो आप देखो 5 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है? 5 से आपका ये डिवाइड नहीं है, 5 से ये डिवाइड नहीं है, 5 से ये डिवाइड नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ये से प्रूव करके बता दो, तो चलो हम आपको यहाँ पर प्रूव करके बता देते हैं।
जैसे कि ये कितना है आपका यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर आपका 56 दिया हुआ है। हमने बोला कि a की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 3 है, तो 3 दूनी 6 यानी कि 6x हो जाएगा माइनस ये कितना है 4, 4 गुणा 3 करेंगे तो 4 तिया 12 यानी कि 12x हो जाएगा प्लस यहाँ पर कितना है 5, तो 5 चौक 20, 20x हो जाएगा बराबर कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पर 56 दिया हुआ है। ठीक, इतनी सी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर तो कितना है, देखिए 6 इसे 6 को काट देगा, यहाँ पर कितने का बचेगा माइनस का 6x बचेगा, और 6 को यहाँ पर हम अब घटाते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा 14, यानी कि 14x बराबर की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 56, 14 चौक 56 होता है, यानी कि x की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, c का मान पूछा गया था, हमसे किसका मान पूछा गया था, c का मान पूछा गया था। तो c का रेशियो कितना है 5 है, तो 5 का गुणा 4 में करोगे कितना बनेगा 20 बनेगा। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन करेगा तो कोई महामूर्ख है या नहीं है। जब उसने पहले से ही देख लिया कि c का रेशियो आपका यहाँ पर 5 बन रहा है, तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करने वाली संख्या आंसर देखो ना। वही चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं, वही चीज़ आप बस ध्यान से समझिए इन चीज़ों को जो हम आपको समझाना चाहते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सीधा सबसे पहले ऑप्शंस को देखा करो, बात खत्म। देखिएगा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 18 प्लस 10 रूट 7 और 18 माइनस 4 रूट 7 का मध्यानुपाती क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, आंसर आपका यहाँ पर मिल चुका है। देखिए आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है ना वो ए होगा। क्यों होगा हम आपको बता देते हैं क्यों होगा ए। आप देखते ही सीधा आंसर कर सकते हो, ऐसे तरीके हम आपको बताएंगे। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर कोई महामूर्ख इंसान होगा जो इस प्रश्न को देखने के बाद, अगर ये पूछा जा रहा है कि मध्यानुपाती पूछा गया है और ऑप्शंस को देखने के बाद फिर भी इसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा ना, तो वो महामूर्ख है। वो पता क्यों, ध्यान से समझिए हमारी बात को। हमने बोला कि यहाँ पर जब कभी भी प्लस और माइनस दे दिया जाए, जब कभी भी प्लस माइनस में जब आपकी संख्याएं दे दी जाएं, तो जो रूट जो होते हैं ना, तो वो हमेशा ही आपके यहाँ पर क्या होते हैं, बच जाते हैं। हमेशा रूट क्या होते हैं, बच जाते हैं। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं, जैसे कि आपका यहाँ पर ये 2 रूट 2 है और यहाँ पर ये 3 रूट 2 है, तो हमने बोला कि यहाँ पर ये 2 रूट है, ये आपका यहाँ पर 3 रूट है, यानी कि ये रूट 2 जो है ना वो आपका यहाँ पर ये 2 है और ये आपका 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये 2 है, तो कितना हो जाएगा 5 रूट 2 हो जाएगा ना। अगर हम इसे प्लस करेंगे तो, और इसे आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका यहाँ पर 1 रूट 2 रह जाएगा। यानी कि कभी भी प्लस या माइनस में आता है तो हमेशा ये रूट जो होता है ना वो रूट ही रह जाता है, वो आपका कभी भी बाहर नहीं निकल पाता है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो ये रूट 7 है, तो ये रूट 7 जो है ना मध्यानुपाती पूछ रहा है, तो मध्यानुपाती निकालने के लिए आप रूट तो लगाते हो ना, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर से बाहर निकल रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। रूट के अंदर से बाहर निकल रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। ये रूट के अंदर से बाहर निकल रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। तो बोलो कैला देवी की जय। अब आप बोलो सर यहाँ पर प्रूव करके बता दो, चलो हम प्रूव करके बता देते हैं आपको। मध्यानुपाती निकालने के लिए आप क्या करते हो, मध्यानुपाती निकालने के लिए आप यहाँ पर रूट के अंदर रख देते हो। यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप सबसे पहले करोगे तो कि 18 का गुणा यहाँ पर 18 में करोगे। यदि आप 18 का गुणा 18 में करते हो तो 18 का स्क्वायर बताए ना कितना होता है 324। ठीक, अब यहाँ पर ये 18 का गुणा देखिए, सबसे पहले हमने 18 का गुणा किस में किया, 18 में किया। अब 18 का गुणा हम करेंगे इसमें 18 चौक 72, वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। 72 रूट 7। ठीक, क्लियर है इतनी सी बात, कितना हो जाएगा 72 रूट 7, वो भी किस में हो जाएगा, माइनस में। अब इतना हमने यहाँ पर कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 10 रूट 7 का इंटू करेंगे सबसे पहले यहाँ पर 18 में। इसका कितना हो जाएगा 180 रूट 7, वो भी प्लस में। कितना हो जाएगा 180 रूट 7, वो भी प्लस में। ठीक, अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका गुणा किस में करेंगे, इसमें करेंगे। यहाँ पर 10 का गुणा 4 में करोगे तो 10 चौक 40 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका हम बताते हैं। ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। यहाँ पर 10 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और रूट 7 का इंटू रूट 7 में करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 7 निकल कर बाहर आ जाएगा। तो 7 चौक 28, 0 कितना बन जाएगा 280। तो यह बन जाएगा आपका यहाँ पर 280। ठीक,
अब इसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 72/7 जो है ये आपका यहाँ पर ये माइनस में, और यहाँ पर ये 180/7 जो है ये आपका यहाँ पर किस में, प्लस में। तो आपका यहाँ पर ये बचेगा कितना, तो ये बचेगा आपका यहाँ पर 108/7। कितना बचेगा, 108/7, ये आपका यहाँ पर बच जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि ये प्लस में आएगा ना, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर 108/7 ये प्लस में आ गया। अब यहाँ पर देखो ये संख्या है 280 और ये संख्या है आपकी यहाँ पर 324। अब यहाँ पर ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, यहाँ पर प्लस में आंसर आएगा हमारा यहाँ पर, ठीक। तो प्लस डालने की जरूरत नहीं है, सीधा माइनस कर दो, कितना बचेगा 20 और 20 40 और 44, कितना आ गया, इतना आ गया। अब ये रूट के अंदर था, तो ये रूट के अंदर ही तो है अभी भी। अब ये रूट के अंदर है या नहीं, अब हमें ये बताओ, ये रूट के अंदर है या नहीं। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे तो एग्जाम निकाल पाओगे। वही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन को देखना है और ऑप्शन को देखकर सीधा टिक कर देना है, बात खत्म कर देनी है। ऐसे तरीके हम आपको अपने चैनल पर हमेशा बताते हैं, और हमारे चैनल पर जब आप देखोगे ना तो सारी वीडियोस इसी प्रकार की मिलेंगी। आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन पर जाना है, टिक करना है, बात खत्म। सारी वीडियोस इसी प्रकार की मिलेंगी आपको। अच्छा समझ आ गया, ये आपका यहाँ पर प्रूव हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देख लीजिए। चलिए ये आपका चौथा प्रश्न है, ध्यान से देखिए इसे, इसमें क्या बोला गया है। किसी धनात्मक संख्या में से 3 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। किसी धनात्मक संख्या में से यदि आप 3 घटा देते हो तो वह अपने व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को ना कोई बेवकूफ़ ही होगा जो सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। ऐसा हमने क्यों बोला है, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि किसी धनात्मक संख्या से आप 3 घटा दो, 3 घटाने पर वह क्या होगा कि वह अपने व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो जाएगी, तो वह संख्या क्या होगी। अब वह संख्या क्या होगी, वह 28 गुने का गुणनफल ही तो होगा। आप सीधा सीधा ये देखिए, ये 28 है ना, तो 28 किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है। 28 आपका 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 28 आपका 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 28 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 28 तो सिर्फ 7 से ही डिवाइड होगा ना। आप बोलोगे सर यहाँ पर ये ऐसा हो क्यों रहा है, वो हमें यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। तो यहाँ पर कंफर्म कर लीजिए, जैसे कि आपके ये 28 है, हमने बोला कि 28 को आप कैसे लिख सकते हो, 7 गुणा 4 लिख सकते हो 28 को। हमने बोला कि यहाँ पर ये 3 घटाने की बात कर रहा है, यानी कि ये अंतर ही तो दिया गया है। यहाँ पर 7 और 4 का अंतर कीजिए, कितना बन रहा है, 3 बन रहा है ना। हो गया प्रूव। और भी आपको प्रूव करना है ना, तो हम आपको पूरा प्रूव करके बता देते हैं। प्रूव करके देख लो, प्रूव करके देख लो, आप पूरा प्रूव करके बता देते हैं हम आपको। ध्यान से इस बात को देखिएगा और समझिएगा। हम यहाँ पर आपको सिखाना क्या चाहते हैं, हम जो आपको सिखाना चाहते हैं ना वो चीज़ ढंग से अच्छे से समझिए। आपके एग्जाम चल रहे हैं, बहुत काम आएंगी ये चीज़ें, बहुत काम आएंगी। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने माना कि देखिए कोई भी संख्या जो है, हमने मान लिया कि वो संख्या जो है वो कितनी है, x है, और उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात। इतनी सी बात तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। यदि कोई संख्या हमने यहाँ पर x मान ली तो उसका व्युत्क्रम क्या इतना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो हमने बोला कि उस संख्या में से आप 3 घटा रहे हो, उस संख्या जो है उसमें से आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, 3 घटा रहे हो। उस संख्या में से आप यहाँ पर 3 घटा रहे हो, तो वहाँ पर हो क्या रहा है, वे अपने व्युत्क्रम के यानी कि 1/x के 28 गुने के बराबर हो जाती है। ये हमसे यहाँ पर बोला गया है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, x का गुणा x में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, माइनस ये आपका यहाँ पर 3x हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, 28 बच जाएगा। अब 28 को आप इधर लाओगे तो यहाँ पर ये 28 का प्लस है, तो ये आपका यहाँ पर 28 माइनस का हो जाएगा, और बराबर 0। कंडीशन बन गई, आपकी कंडीशन बन गई ना। अब यहाँ पर आप सीधा देखो, ये आपका यहाँ पर x² रख लो। हमने बोला ऐसी संख्या देखो जिसका इंटू करें तो आपका 28 बने, और अंतर करें तो आपका यहाँ पर 3x बने। तो हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम यहाँ पर माइनस का 7x ले लें, और यहाँ पर आपका यहाँ पर प्लस का 4x ले लें, तो यहाँ पर 7 का गुणा 4 में 7 चौक 28 बन जाएगा, वो भी माइनस का। देखो माइनस का बन रहा है ना, क्योंकि माइनस है, ये प्लस है। और यहाँ पर ये माइनस का आपका यहाँ पर 3 बनना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस का 3 भी बन गया।
और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी, x ले लो कॉमन, तो यहाँ पर ये x माइनस 7 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप बोलोगे दो वैल्यू निकल रही हैं, एक निकल रही है यहाँ पर x माइनस 7 और दूसरी वैल्यू निकल रही है आपकी यहाँ पर x यहाँ पर प्लस 4। अब आप बोलोगे यहाँ पर ये आप देखिए, इसको यहाँ पर बराबर 0 मानकर चलोगे, इसको बराबर 0 मानकर चलोगे, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये आपका 75 होकर उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस का 7 बन जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, जब इसका 75 हो जाएगा तो ये माइनस का 4 बन जाएगा। दो वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है। आपको ये भी हो सकता था कि यहाँ पर दो वैल्यू दे देता, यहाँ पर 7 और 4 इस प्रकार से भी दे सकता था वो, लेकिन उसने नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका 4 आ गया, ये आपका माइनस का है, तो माइनस वाला आंसर नहीं लेते हैं, हमेशा प्लस वाला आंसर लेते हैं। तो प्लस वाला आंसर आ गया आपका 7। हो गया प्रूव या नहीं हो गया। अब आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे ना, तो वही चीज़ हम आपको समझाते हैं कि वो मूर्ख इंसान है जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करेगा। जब आप सीधा यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है। हमारे चैनल पर सिर्फ एक ही यही चीज़ आपको यहाँ पर सिखाई जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको ना कंप्लीट कोर्स नहीं दिया जाता है। लेकिन कंप्लीट कोर्स यदि आप यहाँ पर सीखना चाहते हो, हर पूरा मैथ जो है, अगर पूरा मैथ यदि आप यहाँ पर तुक्का ट्रिक से कंप्लीट करना चाहते हो, पूरा मैथ यदि आप तुक्का ट्रिक से कंप्लीट करना चाहते हो इसी प्रकार से, तो आपको क्या करना है, वीडियो का यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, और कोई भी वीडियो हो हमारी, किसी भी वीडियो को प्ले कर लेना, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन जो है, अगर आप यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर भी सर्च करते हो ना, तो कैला देवी कोचिंग सेंटर के नाम से आप यहाँ पर एप्लीकेशन सर्च भी कर सकते हो। अब दूसरी चीज़, आपको एप्लीकेशन पर किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, तो वो चीज़ हम आपको बता देते हैं। तो एप्लीकेशन पर जो आपको पढ़ाया जाता है ना, सबसे पहले जैसे कि आपने मान के चलिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एक टॉपिक ले लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट एक टॉपिक ले लिया, तो उसका यहाँ पर सारे टाइप वाइज चलते हैं, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, टॉपिक वाइज चलते हैं। तो उसका हमने सब मान के चलिए एक टाइप उठा लिया, एक टाइप जो हमने यहाँ पर उठाया, टाइप 1 उठा लिया मान के चलिए। तो टाइप 1 के जो क्वेश्चन होंगे ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक से बताया जाएगा कि यहाँ पर बेसिक से उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि जो अदर जो टीचर है ना, वो किस तरह की ट्रिक लगाते हैं इस टाइप के प्रश्न के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, ट्रिक बताई जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या किया जाएगा कि स्पेशल रूप से आपको एक ट्रिक बताई जाएगी जिसका नाम है आपका यहाँ पर राहुल सर ट्रिक। स्पेशल रूप से आपको ये वाली ट्रिक आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपको ना तो किसी किताब में मिलेगी और ना ही किसी टीचर के पास मिलेगी, क्योंकि ये ट्रिक हमारी खुद की बनाई हुई होती है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सीधा सिखा दिया जाता है तुक्का ट्रिक, सीधा आपको यहाँ पर सिखा दिया जाता है तुक्का ट्रिक। और तुक्का ट्रिक में क्या होता है, सीधा क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद सीधा ही ऑप्शन पर जाना है, टिक करना है, बात खत्म करनी है। तो पूरी डिटेल में आपको यहाँ पर सीखना है, तो आपको एप्लीकेशन पर सिखाया जाता है और पूरा कोर्स दिया जाता है, और हर कोर्स वहाँ पर अवेलेबल है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो हर कोर्स वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक, अच्छे से आप यहाँ पर समझ गए होंगे। यदि एप्लीकेशन का लिंक चाहिए तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिएगा कैला देवी कोचिंग सेंटर। और कोई भी यदि दिक्कत है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आपकी हमसे बात हो जाएंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो NQ माइनस n सदैव किस संख्या से विभाजित होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि ये बच्चों वाला सवाल है, इसमें डायरेक्टली आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये किस संख्या से विभाजित होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, n अगर आपकी यहाँ पर एक प्राकृतिक संख्या है तो आपका NQ माइनस n सदैव ही आपका यहाँ पर 6 से विभाजित होता है, क्योंकि ये आयोटा 6 का यहाँ पर क्या होता है, आयोटा 6 से ही डिवाइड होता है। अब आप बोलोगे सर जी यहाँ पर, चलिए ये चीज़ तो सही है, ये चीज़ आपका यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर ये RRB NTPC CBT 1 में 16/1/2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, और यहाँ पर ये आपका प्रश्न रिपीट भी करता है। अब हम आपसे यहाँ पर पूछ लेते हैं, अब हम आपसे पूछ लें तो आप क्या उसका जवाब दे सकते हो। किसी भी टीचर ने अभी तक आपको ये बताया है कि यहाँ पर अगर ये प्राकृतिक संख्या की जगह पर यहाँ पर ये बोल देता कि अगर सम संख्या होती तो वो किससे विभाजित होती, यदि विषम संख्या होती तो वह किससे विभाजित होती, यदि आपकी यहाँ पर अगर भिन्न होती यानी फ्रैक्शन होती तो वह किससे विभाजित होती, अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि यहाँ पर अभाज्य संख्या होती तो वह किससे विभाजित होती, या फिर आपसे ये बोल दिया जाए कि भाज्य संख्या होती
तो वह किससे विभाजित होती? बहुत सारी तरीके हैं ना, आप खुद से ये बात सोचिए ना। अगर आपकी ये बोल दिया जाएगा, प्राकृतिक संख्या बोल दी तो आपने आंसर कर दिया, चलो 6, सबने रटा रटा के रखा है सारे टीचरों ने आप लोगों को कि 6 से विभाजित होती है, 6 से विभाजित होती है, तो सबने आपने रट लिया कि हाँ यहाँ पर 6 से विभाजित होती है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे दो आप। यदि सम संख्या होती तो वह किससे विभाजित होती? विषम संख्या होती तो वह किससे विभाजित होती? अगर भिन्न होती तो किससे विभाजित होती? अभाज्य होती या भाज्य होती तो किससे विभाजित होती? अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? बेटा ये सारी चीज़ें ना, ऐसी सारी चीज़ें सिर्फ आपको एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। हमने आपको ना यहाँ पर अलग अलग टाइप के प्रश्नों के जितने भी टाइप बनते हैं वो सारे ही टाइप आपको वहाँ पर करा रखे हैं। तो एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पर बहुत डीप में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सीधा थोड़ा बहुत पढ़ा के सीधा छुट्टी, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर बहुत डीप में पढ़ाया जाता है। अगर आपको पूरा मैथ यदि तुक्का टिक से कंप्लीट करना है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन पर चले जाना, और एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पर पूरा मैथ तुक्का टिक से कंप्लीट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर 30√40 का परमेयकारी गुणनखंड क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करता होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक नहीं होते हैं। आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। ये कितना है आपका, यहाँ पर 40 है। ये अगर आपका 40 है ना, तो 40 में कुछ ऐसा देखो जो कि रूट के अंदर रह रहा हो, बाहर नहीं निकल रहा हो। यहाँ पर 40 में देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 8 तो बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि ये 2 का क्यूब हो जाएगा, लेकिन 5 बच जाएगा। कहाँ पर है, ये रहा, बोलो कैला देवी की जय। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर ये 5 जो है अगर हमें 2 ऑप्शन में मिल जाता तब हम क्या करते? अगर 5 जो है अगर 2 ऑप्शन में मिल जाता तब हम क्या करते? तो दूसरा तरीका भी है, कर लो। हमने बोला कि ये 3 है ना, ये 3 जो है इसमें से 1 कम कर दो, ये आपका ये तीसरा रूट है। तो हमने बोला कि 3 जो है ना इसमें से 1 कम कर दो, कितना हो गया, 2 हो गया, बट 3 कर दो। ये 100% यही पावर बनेगी और कोई पावर नहीं बनेगी। किसी का बाप नहीं यहाँ पर काट सकता इस पावर को, हमेशा यही पावर बनेगी और कोई नहीं पावर बनेगी, गारंटी हमारी, हमेशा यही पावर बनेगी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर इसे प्रूव करके बता दो। सर जी हमें ये आता नहीं है। अगर परिमेयकारी गुणनखंड आपसे पूछ लिया जाए तो हमने परिमेयकारी गुणनखंड के भी इतने टाइप करा रखे हैं, जितने भी टाइप आपके बनते हैं ना उतने सारे टाइप करा रखे हैं। हमने बोला कि यहाँ पर अगर आपका इससे जैसे बोल दिया जाता 3435 बार रूट है, और यहाँ पर रख दिया जैसे कि आपका यहाँ पर ये 70 रख दिया, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो 1 सेकंड नहीं लगेगा इसका आंसर निकालने में आपको। इस तरह से आपको यहाँ पर बताया गया है एप्लीकेशन पर। अब आप बोले सही यहाँ पर इसे सॉल्व करने का तरीका, सॉल्व करने का हम आपको तरीका बता देते हैं कि सॉल्व करने का तरीका क्या है। ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर इसको संख्या को देखो, सबसे पहले ये कितनी है आपके यहाँ पर 3√40। हमने बोला कि तीसरा रूट है ना, तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर देखो तो ये कितना बन जाएगा। तो आप बोले सर यहाँ पर 3 ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 × 5 8 पंजे 40। तो 8 जो होता है वो तो यहाँ पर 2 का क्यूब होता है ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि क्यूब बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्यूब बन गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 तो बाहर निकल कर आ गया, लेकिन बचा कितना आपका यहाँ पर 3 रूट के अंदर आपका यहाँ पर 5 बच गया। अब 2 तो जो है ना आपके यहाँ पर एक परिमेय संख्या बन गई। क्या बन गई? एक परिमेय संख्या बन गई। परिमेयकारी गुणनखंड का सबसे पहले मतलब क्या होता है? तो परिमेयकारी गुणनखंड का आपका यहाँ पर जो मतलब होता है तो वो आपका यहाँ मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर ऐसी जब कोई भी आपकी यहाँ पर अपरिमेय संख्या हो, कोई भी आपकी यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या है ना, क्योंकि रूट के अंदर से पूरा बाहर नहीं निकल रहा है तो अपरिमेय संख्या होती है। तो आपको हमेशा ऐसा करना होता है कि आपको एक अपरिमेय संख्या जो कि आपकी एक अपरिमेय संख्या हो उसका एक ऐसी संख्या से इंटू करना है जो कि एक परिमेय संख्या बना दे। नहीं समझ आया ना? दोबारा से समझो। अगर आपकी कोई भी एक अपरिमेय संख्या है, क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो आपको उसको एक ऐसी संख्या से इंटू करना है कि वह आपकी एक परिमेय संख्या बन जाए। तो क्या हम आपको ध्यान से समझाते हैं। अब यहाँ पर इसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो यहाँ पर कितना बना? 2 तो बन गया आपका यहाँ पर। तो 2 तो आपकी यहाँ पर एक परिमेय संख्या हो गई, सब जानते हैं 2 परिमेय संख्या होती है। तो इसे हम यहाँ से हटा देंगे। अब हमारे पास कितना बच रहा है? 3√5। कितना बच रहा है? 3√5। और 3√5 को आप यहाँ पर कैसे रख सकते हो? ये आप यहाँ पर रख दोगे 5 की पावर 1/3। कितना रख दोगे? 5 की पावर 1/3। अब ये 5 की पावर 1/3 जो है ना, इसका किस संख्या के साथ इंटू करें कि यहाँ पर ये जो संख्या है ना 5 की पावर 1/3,
ये 5 की पावर 1/3 क्या है, ये तीसरा रूट है ना। तो ये संख्या जो है इसका किस संख्या के साथ इंटू करें कि ये संख्या आपकी एक परिमेय संख्या बन जाए। तो आप इसे परिमेय संख्या बनाना चाहते हो ना, तो आप ऐसा करो 5 ले लो, 5 की पावर कर दो आप यहाँ पर 2/3 कर दो। अब आप यहाँ पर देखोगे तो ऐसे यहाँ पर बीजगणितीय जो आपके यहाँ पर व्यंजन होते हैं, यहाँ पर आपका यहाँ पर उसके यहाँ पर कैटेगरी लगाकर यहाँ पर बीजगणितीय व्यंजन नहीं, आप यहाँ पर सीधा यहाँ पर इसको यदि आप कंडीशन को सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझा चुके हैं। यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं इसे, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर बेस समान है, बेस समान है तो आप यहाँ पर 5 यहाँ पर रख लोगे और यहाँ पर गुणा में अगर आपके ये लगे हुए हैं तो दोनों की पावर जुड़ जाएगी, यानी कि 1/3 प्लस 2/3। ठीक, अच्छा समझ आ गया। हमने बोला कि ये 5 की पावर इतनी हो जाएगी। अब इसे यहाँ पर जोड़ते हो तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 3 तो एलसीएम हो जाएगा, 3 एकम 3 1 एकम 1 प्लस 3 एकम 3 1 दूनी 2, कितना बना आपका यहाँ पर 3/3, यानी कि 5 की पावर कितनी हो गई 3/3 और 5 की पावर 3/3 का मतलब कितना हो जाएगा 1, तो 5 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया, एक परिमेयकारी गुणनखंड बन गया। यहाँ पर ये जो 5 निकल के आ गया ना आपका बाहर, तो ये आपका यहाँ पर परिमेय संख्या बन गई। अब ये पहले ये संख्या क्या थी, तो पहले ये संख्या जो थी वो थी आपके यहाँ पर 5 की पावर 1/3 और अब ये संख्या क्या बन गई 5 बन गई। यानी कि अब ये आपके यहाँ पर पहले परिमेय संख्या नहीं थी, ये अब परिमेय संख्या बन गई। ये चीज़ होती है। अब इतना सारा सॉल्यूशन करने के बाद यदि आप आंसर करने की कोशिश करते हो ना, तो आप हम बेवकूफ़ी इंसान हो, सच बता रहे हैं हम आपको। तो इतना सारा सॉल्यूशन नहीं करना है, हम आपको ऐसे ऐसे तरीके बताते हैं जिनसे कि आप यहाँ पर बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर कर सकते हो किसी भी प्रश्न का। ठीक, अच्छे से समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसे देखिए। यहाँ पर बोला गया है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं ए, बी और सी। ए को 18% वोट मिले, बी को 43% वोट मिले और जबकि सी दूसरे स्थान पर रहा। यदि बी ने इतने वोटों से चुनाव जीता, तो कुल वोटों की संख्या कितनी है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 9 6 और 9 6। चलिए आंसर तो यहाँ पर मिल चुका है। इसका जो आंसर होगा ना वो हम आपको यहीं पे बता दें, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्यों आंसर हो जाएगा हम बताते हैं आपको, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला यहाँ पर कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा अगर उसने ये देख लिया कि यहाँ पर ये मिड वैल्यू आपकी यहाँ पर इतनी दी हुई है और हमसे यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू पूछी गई है, क्योंकि कुल वोटों की संख्या पूछी गई है ना, तो फर्स्ट वैल्यू पूछी गई है। तो यदि फिर भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है ना, तो वो वहाँ बेवकूफ़ इंसान है। देखिए प्रश्न में क्या बोला गया कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं ए, बी, सी और उनको वोट क्या मिल रहे हैं, ए को यहाँ पर 18% मिल रहा है और बी को आपको यहाँ पर 43% मिल रहा है और यहाँ पर सी जो है वह दूसरे स्थान पर है और बी ने इतने वोटों से चुनाव जीता है। यानी कि ये क्या है आपके यहाँ पर मिड वैल्यू ही तो है और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, कुल वोटों की संख्या कितनी होगी। तो कुल वोटों की संख्या यानी कि 100% की वैल्यू पूछी गई, यानी कि फर्स्ट वैल्यू हमसे पूछी गई है, मिड वैल्यू दी गई है, फर्स्ट वैल्यू पूछी गई है। तो सीधा तुक्का ट्रिक लगाओगे। क्या तुक्का ट्रिक लगाओगे, हमने बोला कि सीधा यहाँ पर इसे देखो, ये कितना है आपका यहाँ पर, इसे ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर देखिए 9 और 6, यहाँ पर भी 9 और 6, यानी कि ये संख्या आपकी 11 से विभाजित हो रही है। क्लियर दिख रहा है, ये संख्या 11 से विभाजित हो रही है, तो 11 से विभाजित ही आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिएगा, इसको यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर जोड़ दो और इसे यहाँ पर इसे देखो, तो यहाँ पर ये संख्या 11 से विभाजित हो रही है और यहाँ पर इसे देखते हो तो 7 दूनी 14 15 15 16, ये संख्या आपके यहाँ पर 11 से विभाजित नहीं हो रही। इसे देखोगे तो 5 दूनी 10 5 3 15 15, फिर इसके बाद 5 1 5, ये आपका यहाँ पर ये भी संख्या आपकी 11 से विभाजित नहीं हो रही है। इसे देखो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 6 और 2 8, ये भी संख्या आपके यहाँ पर 11 से विभाजित नहीं है। तो सिर्फ 11 से विभाजित एक ही तो ऑप्शन है, बोलो कैला देवी की जय। बात खत्म। अब आप बोलो सर यहाँ पर इसे प्रूव करके बता दो, इस क्वेश्चन को यहाँ पर प्रूव करके बता दो। चलो प्रूव करके बता देते हैं हम आपको, क्योंकि आप लोग यहाँ पर ये बोलते हो कि सर जी यहाँ पर सॉल्यूशन भी बता दिया करो, साथ ही साथ तुक्का ट्रिक बताते हो ना, तो साथ ही साथ सॉल्यूशन भी बता दिया करो। तो सॉल्यूशन भी देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए 3 उम्मीदवार हैं, ए, एक बी है और एक यहाँ पर सी है, 3 उम्मीदवार हैं ये। हमने बोला कि यहाँ पर ए को जो है वह कितना मिला है 18% मिला है, तो ए को 18% मिल गया। बी को कितना मिला है 43% मिला है, तो हमने यहाँ पर 43% रख दिया। अब सी जो है
सी जो है सी दूसरे स्थान पर रहा है, यानी कि उसे शेष वोट मिले हैं ना। तो शेष वोट कितने हो गए, हमको अच्छे से पता है कि हमने आपको हमेशा क्या सिखाया है, कोई भी चीज़ अगर देखोगे तो प्रतिशत के रूप में देखोगे तो हमेशा वो चीज़ अपने आप में 100% होती है, और यदि भाग या हिस्सा के रूप में देखोगे तो हमेशा वो एक चीज़ कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर जो टोटल जो होगा वो कितना होगा, 100% रहा होगा। तो 100 में से आप यहाँ पर इसको यहाँ पर इन दोनों के वोट जो है, इन दोनों के वोट को ऐड कर लो, इन दोनों के वोट को ऐड करके यहाँ पर माइनस कर दोगे 100 में से, तो सी के वोट मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, 8 9 10 11, यानी कि ये हो जाएगा 40 और 50 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। और 61 को यदि आप 100 से माइनस करते हो तो कितना हो जाएगा, 39। तो जैसे सी को जो है ना वो 39% वोट मिले हैं। अब यहाँ पर दिक्कत वाली बात क्या है, दिक्कत वाली बात ये है, यहाँ पर बोला गया कि यदि बी ने इतने वोटों से चुनाव जीता है, बी ने इतने वोटों से चुनाव जीता है, यानी कि ये क्या है ना, अंतर दिया गया है जीतने वाले और हारने वाले का। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जीतने वाला कौन है, जिसके ज़्यादा वोट हैं, और यहाँ पर हारने वाला कौन है, ये है। हमेशा एक बात याद रखना, जो इंसान जीता है ना तो वो इंसान उससे कभी भी नहीं जीता है जो कि सबसे कम नंबर लेके आया है, वो हमेशा उससे जीता है जो उससे कम नंबर लेकर आया है। नहीं समझ आया ना, हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। ए को मिलते हैं यहाँ पर आपके 20 नंबर, बी को मिलते हैं आपके 30 नंबर, सी को मिलते हैं जैसे कि आपके 15 नंबर, और डी को मिलते हैं आपके यहाँ पर जैसे कि आपके यहाँ पर 50 नंबर। अब यहाँ पर देखिए 50 नंबर वाला जीतेगा ना, कौन जीतेगा, 50 नंबर वाला जीतेगा। तो 50 नंबर वाला तो जीत गया, लेकिन ये जीता किससे, ये जीता उससे, ये देखिए 15 वाले से जीता है क्या, ये नहीं, 15 वाले से नहीं जीता है। हमने बोला क्या ये 20 वाले से जीता है, नहीं, ये 20 वाले से नहीं जीता है। किससे जीता है, ये इससे जीता है, क्योंकि इससे कम नंबर ये लेकर आया है तो इससे ही जीता है ये। समझे, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। तो यानी कि अंतर जो दिया गया है ना, अंतर इन दोनों का दिया गया है, इन दोनों का अंतर करोगे तो 39 और 40 और 3 और 1 4, यानी कि 4% का अंतर हो गया। कितने का अंतर हो गया, 4% का अंतर हो गया। यानी कि ये जो हमें वैल्यू दी गई है ना, यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है ये आपकी मिड वैल्यू दी गई है, कितने की, 4% की वैल्यू है, 6996। ये आपकी यहाँ पर 4% की वैल्यू है। और हमें यहाँ पर क्या पूछा गया, 100% की वैल्यू पूछी गई है, 100% की वैल्यू पूछी गई है। तो 4 से सीधे डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, 1 बचेगा, और यहाँ पर 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 बचेगा, 4 नाम 36, और यहाँ पर हम यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। कहाँ पर गया आपका यहाँ पर 174900, 174900, ये आपका आंसर आ गया। भाई जिस क्वेश्चन को आप यहाँ पर सॉल्व करके आंसर कर रहे हो, उस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी तो आंसर कर सकते हो। बेटा आज ये बात आपके दिमाग में नहीं बैठ रही है ना। जिस दिन आपको यहाँ पर देखिए, हमने अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है, 1 साल एग्जाम दे लिया, सिलेक्शन नहीं हो पाया, चलो अगली साल हो जाएगा। फिर अगली साल यहाँ पर तैयारी करके बैठ गए, फिर यहाँ पर अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा। फिर उसके बाद देखा, अगली बार हो जाएगा। फिर उसके बाद देखा, अगली बार हो जाएगा। इस तरह से बच्चा ना ओवर एज हो जाता है, ओवर एज हो जाते हैं बच्चे इस प्रकार से। वो किस वजह से हो जाते हैं पता है, वो इस वजह से हो जाते हैं कि यहाँ पर जो बाकी के सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, उसमें तो क्या होता है, उसमें तो आप यहाँ पर सीधा निकाल कर ले जाते हो। लेकिन मैथ जो होता है ना, मैथ आपकी रेल बना देता है। मैथ आपकी रेल कैसे बना देता है, उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर करना पड़ता है। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर करोगे ना, तो बेटा इसी तरह से रेल बनेगी, समझ गए, इसी तरह से आपकी रेल बनेगी जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करोगे। तो आज आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही है ना, तो एक दिन आप यहाँ पर 100% आप ये बात बोलोगे कि सर जी वाकई में ये बात आपकी बिल्कुल सही है, आपने जो बोला था बिल्कुल सही है। अगर उस दिन हमने आपकी बात मान ली होती ना, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अभी कुछ दिन पहले भी एक लड़के का कॉल भी आया था हमारे पास, सच बताने आपको, एक लड़के का कॉल भी आया था, एग्जाम दिया था उसने, तो एग्जाम में क्या हुआ कि उसका यहाँ पर नंबर कम पड़ गए। किसकी वजह से, मैथ की वजह से। अब हमारे पास उसने कॉल किया कि सर जी यहाँ पर क्या करें क्या नहीं करें आप ये बताइए। तो हमने आपसे उससे सीधा बोला कि भाई हमने आपको तो पहले ही बोला था ना कि आज हमारी बात मान लो, लेकिन आपने नहीं मानी। सर जी हम वाकई में पछता रहे हैं, और उस दिन हम आपकी बात मान लेते ना तो ऐसा नहीं होता, हमारा मैथ ना निकल जाता, और मैथ की वजह से ही हम यहाँ पर लटक गए, समझ रहे हो। तो भाई समय बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर आप यहाँ पर 5-5, 10-10 साल तैयारी करके जब नौकरी लेना चाहते हो ना, तो आप आराम से नौकरी ले लो, क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कर लो।
लेकिन आप यहाँ पर एक बार में एग्जाम निकालना चाहते हो, एक बार में मैथ निकालना चाहते हो ना, तो हमने आपको सीधा बोला है एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना वो कोर्स परचेज कर लो, आपका मैथ निकलेगा, गारंटी हमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोला गया है x के 16% के 13% का मान इतना है, तो x का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। चलिए इसका आंसर जो है ना वो आप यहाँ पर आंसर बी होगा। किसी का बाप नहीं काट सकता इस आंसर को। क्यों नहीं काट सकता, ध्यान से हमारी बात को समझो। इसी प्रकार से आपको आंसर करने हैं, हमारे स्टूडेंट भी इसी प्रकार से आंसर करते हैं, जो कि ऑफलाइन वाले जो स्टूडेंट है ना वो इसी प्रकार से आंसर करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान समझो। आप बोलो सर यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था कि आपने डायरेक्ट आंसर बता दिया। ध्यान से देखो, हम आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। कोई बेवकूफ़ी इंसान होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा यदि उसने ऑप्शन से देख लिए तो। क्यों, ध्यान से समझिए। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया x के 16% के 13% का मान इतना है, तो x का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यानी फर्स्ट वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है। हमने बोला यहाँ पर देखो ये कितना है आपका 16% है। 16% का मतलब कितना होता है, 4 चौक 16 और 4 से 25, यही तो होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। हमने बोला कि यहाँ पर 13 जो है वो 25 को काट देगा, नहीं काटेगा। 4 25 को काटेगा, नहीं काटेगा। तो 25 तो आपका सेफ बच रहा है ना। यदि 25 आपका सेफ बच रहा है तो 25 से डिवाइड होने वाली संख्या आंसर होगी। 25 से 80 तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। 25 से 60 डिवाइड नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। 25 से 90 डिवाइड नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। 25 से 50 डिवाइड हो जाएगा। बोलो कैला देवी की जय। अब हम यहाँ पर ये अंतिम 2 अंक क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 25 से डिवाइड करने का नियम होता है, यदि 2 अंक अंतिम 2 संख्याएं यदि 25 से डिवाइड हो जाए ना तो वह पूरी संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए ध्यान से समझिएगा, 5 से अंतिम 1 अंक अगर डिवाइड हो रहा है तो वह पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। 25 से यदि आपके यहाँ पर 2 अंक डिवाइड हो रहे हैं ना लास्ट के, तो वो पूरी संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। हमने बोला कि 125 से आपके अंतिम 3 अंक डिवाइड हो जाए ना, अंतिम 3 अंक किसी भी संख्या के यदि आपके डिवाइड हो रहे हैं 125 से, तो वो पूरी संख्या 125 से डिवाइड हो जाएगी। हमने बोला कि यहाँ पर 625 से देखोगे तो अंतिम 4 अंक जो हैं, अगर किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक अगर आपके यहाँ पर 625 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 625 से डिवाइड हो जाएगी। समझ आया। दिमाग को ऐसा बनाओ बिल्कुल घोड़े की तरह दौड़े, घोड़े की तरह दौड़ना चाहिए दिमाग, बिल्कुल ऐसा नहीं गधे की तरह रेंग रहा है। गधे की तरह नहीं रेंगाना है, घोड़े की तरह दौड़ना चाहिए दिमाग, घोड़े की तरह धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। क्वेश्चन पड़ा सीधा ऑप्शन पर, क्वेश्चन पड़ा सीधा ऑप्शन पर, तो यार सीधा ऑप्शन पर धावा मारो, सीधा ऑप्शन पर धावा मारो। समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर क्या बोला गया यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एक शहर में हुए चुनाव में मतदान प्रतिशत 72% था। विजेता को डाले गए मतों में से 27%, विजेता को 27% मत मिले हैं, जबकि उपविजेता को डाले गए मतों में से 15% मत मिले हैं। यदि उस शहर में इतने मतदाता थे तो विजेता मतदाता कितने मतों से चुनाव जीता। विजेता मतदाता जो है वह कितने मतों से चुनाव जीता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखोगे ये कितना है आपका, यहाँ पर 1,20,000 और 1,20,000। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो आंसर होगा ना आपका, इसका जो आंसर है आपका यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब सी आंसर कैसे होगा, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए फर्स्ट वैल्यू दी गई है, फर्स्ट वैल्यू आपसे यहाँ पर दी गई है, और फर्स्ट वैल्यू दी गई है तो यहाँ पर विजेता के वोट आपसे पूछे गए हैं। तो फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड होने वाली 100% आपका आंसर होती है। क्यों होती है, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। जैसे प्रश्न में क्या बोला गया है, एक शहर में हुए चुनाव में मतदाता प्रतिशत कितना है, 72% था। विजेता को 27% मिले और यहाँ पर उपविजेता जो है उसे यहाँ पर 15% मिल रहे हैं। तो उस शहर में यदि इतने मतदाता हैं टोटल, तो विजेता कितने मतों से चुनाव जीता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। मिड वैल्यू पूछी गई है हमसे,
और यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर आप आंसर क्या करोगे, यहाँ पर सीधे सीधे ये देख लो कि ये संख्या जो है वह किससे विभाजित है। तो ये संख्या देखोगे तो यहाँ पर 12 बन रहा है ना, तो ये 4 गुणा 3 से विभाजित है। तो आप सीधा ये देखो कि 4 और 3 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। तो हमने बोला कि 4 और 3 से यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए 4 एकम 4 और ये आपका यहाँ पर 4 से 58 डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से 58 डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से 58 डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर कैंसिल हो गए। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक, अच्छा समझ आ गया। तो ये वाला जो है वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर आंसर तो आपको मिल गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर इसे प्रूव करके बता दो, और इस प्रश्न को हमें यहाँ पर सॉल्व करना नहीं आता तो हमें सॉल्व करना भी सिखा दो। तो हम आपको देखिए सॉल्व करना भी बता देते हैं, साथ में ये क्वेश्चन को हम यहाँ पर प्रूव भी कर देते हैं कि यहाँ पर ये आपका यहाँ पर आंसर होगा या नहीं होगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, टोटल मतदाता हमारे कितने हैं, 1,20,000। हमने बोला कि ये कितने हैं, 1,20,000। ठीक, 1,20,000। अब हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर हमारे 72% जो था, 72% मतदाता जो है, देखिए एक शहर में हुए चुनाव में मतदाता प्रतिशत कितना है, 72% है। तो हमें यहाँ पर 72% तो लेना ही होगा। हमने यहाँ पर 72% ले लिया। ठीक, क्लियर है इतनी सी बात। अब 72% लेने के बाद अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि विजेता को तो यहाँ पर 27% मिले हैं और यहाँ पर उपविजेता जो है उसे 15% मिले हैं। तो यहाँ पर जो जीता जो है ना, वो कितने वोटों से जीता, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो वो आपसे ये नहीं पूछा गया है कि जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि यहाँ पर उपविजेता जो है, जिससे वह विजेता जो है वो जिससे जीता है, तो उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के वोटों के बीच का अंतर कितना है। तो आप यहाँ पर देखोगे ये कितना है आपका 27% जो कि विजेता को मिला है, और उपविजेता को कितना मिला है, 15% मिला है। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर करोगे तो यहाँ पर देखिए 5, 6, 7 यानी कि 2% हो जाएगा, 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1, यानी कि 12% हो जाएगा। यानी कि 12% की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है। समझ आया अच्छे से। अब यहाँ पर इसकी यदि आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हो तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। हमेशा याद रखा करो कि अभी आपकी फर्स्ट वैल्यू जो है ना, वो जिस संख्या से डिवाइड होगी ना, उसी संख्या से डिवाइड होगा, आपका आंसर भी होगा। और यहाँ पर देखोगे तो आपको और भी बता दें यहाँ पर ये संख्या किस किस से डिवाइड हो सकती है। ये 1,20,000 है। ठीक, यहाँ पर देखो 12 में आपका यहाँ पर 3 है ना, और यहाँ पर 7, 8, 9, ये अभी आपका यहाँ पर 9 लेकर बैठा है, और ये आपका यहाँ पर भी यहाँ पर 3 लेकर बैठा है। 100% जो भी संख्या है ना, वो आपकी यहाँ पर 9 बार डिवाइड होने के बाद 3, 3, 9 से वो 2 बार डिवाइड हो रही होगी। 9 से भी डिवाइड हो रहा है आंसर आपका, यहाँ पर 9 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 4 भी है यहाँ पर। तो 4 देखिए अब यहाँ पर देखिए कितनी संख्याओं से ये संख्या डिवाइड होगी। 12 जो है उसे क्या लिख सकते हो आपका यहाँ पर 4 गुणा 3, 4 3 12, और यहाँ पर ये 72 जो है इसमें क्या है 9 है, तो यहाँ पर ये 9 तो आप यहाँ पर ले ही लोगे। 9 8 72 होता है ना, तो यहाँ पर 2 को यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, 2 को नहीं लेते हैं, हम अभाज्य संख्या ले लेते हैं। और यहाँ पर इसको लेते हैं क्योंकि 8 जो है ना, 8 यहाँ पर देखिए 8 यदि आपका बनेगा ना, तो 4 दूनी 8 और 4 से 25, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 से काट दोगे, ये 50 आ जाएगा। इस प्रकार से 2 जो होता है ना वो कट जाते हैं। ऐसी सम संख्याओं को नहीं लेते हैं जो कि आपके यहाँ पर कट जाए। लेकिन आपके यहाँ पर ये 3 जो है ना, ये आपका नहीं कटेगा, तो ये आपके यहाँ पर 3 से फिर से डिवाइड होगी। यानी इतनी संख्याओं से तो डिवाइड होनी ही होनी है। ये जो गुणनफल बन रहा है ना, इससे तो डिवाइड होना ही होना है, ये जो भी आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर देखिए, चलिए यदि एक संख्या 2/3 के 10% का 80% इतना है तो वह संख्या क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो वह संख्या क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। 7 दूनी 14 और 1 15, 15 - 4 11, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा वो भी चीज़ हम आपको बताएंगे। चलिए देख लीजिए क्यों हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका जो है वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। तो बी ऑप्शन आपका आंसर जो है वह क्यों होगा, ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर अगर देखिए क्या बोला गया, 2/3 के 10% का 80% इतना हो रहा है। कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, ध्यान समझो। 2/3 का 10%, उसका भी 80% इतना हो रहा है, तो वह संख्या क्या होगी। यानी कि ये आपकी यहाँ पर मिड वैल्यू दी गई है और ये आपकी यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी गई है।
हमने बोला कि यहाँ पर मिड वैल्यू को देखें ना तो 7 दूनी 14 और 1 15, 15 में से 4 गया तो कितना बचा 11, यानी कि ये संख्या जो है वो आपकी यहाँ पर 11 से विभाजित है। हमने बोला कि 2 जो है वह 11 को विभाजित कर देगा, नहीं करेगा। 10 जो है वह 11 को विभाजित करेगा, नहीं करेगा। 80 का 8 जो है वह 11 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। यहाँ पर 11 सेफ बच रहा है ना, जब 11 सेफ बच रहा है तो 11 से विभाजित हुई होने वाली संख्या आपका आंसर होगी। 4 और 2 6, 4 और 1 5, ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 5, ठीक, 5 और 5 और 1 6, 6 बन गया और 4 और 2 6, ये संख्या आपकी 11 से विभाजित हो रही है। इसे देखते हैं तो 7 और 5 12 और यहाँ पर 4 और 1 5, 12 में से 5 घटाओगे तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो 9 या 7 16 और यहाँ पर 7 और 1 8, 16 में से आप यहाँ पर 8 घटाओगे तो भी ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं है। तो 11 से डिवाइड होने वाली सिर्फ एक ही तो ऑप्शन है, बोलो कैला देवी की जय। बात खत्म। समझ आया हमने क्यों बोला कि यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। अब आप बोलो सर यहाँ पर इसे प्रूव करके बता दो, चलो प्रूव करके बता देते हैं आपको। चलिए, हमने माना कोई भी फर्स्ट संख्या है ना, हमने मान लिया वो x संख्या है, x है, तो x का 2/3, उसका 10%, 10/100, 80%, यानी कि 80/100, ये किसके बराबर है? 7 4 8 के बराबर है। क्लियर है इतनी सी बात। हमने बोला कि यहाँ पर 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, क्लियर। अब यहाँ पर आप बोलोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए ये 2 है ना, सबसे यहाँ पर 8 से काट लो, यहाँ पर 2 से काटो, चलो 2 से काट देते हैं, छोटी संख्या बन जाएगी, फिर 8 से काट लेंगे। 2 3 6, 1 बचेगा, 2 7 14, फिर यहाँ पर 2 7 14 हो गया, 2 चौक 8, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 8 से काट लो ऐसे, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32, 5 बचेगा, 5 बचेगा ना, 8 चौक 32, 13 34 36 37। यहाँ पर ये कटना तो चाहिए, ये पर कट क्यों नहीं रहा है? आपका कटना चाहिए, ये आपका यहाँ पर कटना चाहिए, ये आपका। एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, कोई गलती तो नहीं है। 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 7 14 हो जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर 8 से संख्या कटनी चाहिए। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट में जाएगा बेटा, ये पॉइंट में जाएगा, तो चलो पॉइंट में निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बस कट नहीं रहा है ना, तो पॉइंट में निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 8 चौक 32 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 8 7 56, तो यहाँ पर 8 7 56 लेंगे, 8 से 48 हो जाएगा, 49 50 2 4 5 6, ठीक। यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 से काटेंगे, 8 7 56, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, ये आपका यहाँ पर इतना बन जाएगा, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर ये यहाँ पर 100 से इंटू करेंगे, यहाँ पर जो दोनों पॉइंट हट जाएंगे, और यहाँ पर इससे यहाँ पर इसमें इंटू करेंगे, 3 से इंटू करेंगे, तो 5 3 15 की 5, हासिल लगी 1, 7 21, 7 21 और 1 22 की 2, हासिल लगी 2, 6 18, 19 20 की 0, हासिल लगी 2, 4 12 13 14, इतना आपका यहाँ पर बन रहा है। देखो 140 25, 140 25 बन रहा या नहीं बन रहा? यहाँ पर देखिए सबसे कन्फ्यूजन यही, इस बात पर कन्फ्यूज हो गए थे हम। यहाँ पर ये कटना चाहिए था लेकिन कट ही नहीं रहा था, तो इस बात पे हम कन्फ्यूज हो गए थे, ठीक। क्योंकि यहाँ पर अधिकतर संख्या ना जो है वो कट जाती है, लेकिन ये कटी नहीं थी, ये पॉइंट में बन गई थी। जब ये पॉइंट में बन गई थी फिर पॉइंट में ही बना लो, अगर नहीं कट रही है तो फिर पॉइंट में बना लो। तो देख रहे हो इस प्रकार से है। कभी यहाँ देखिए तुक्का लगाया तो तुक्का लगा के डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, कोई टाइम तो नहीं लगा, लेकिन सॉल्व करने में कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है। जैसे अभी यहाँ पर दिक्कत हो गई, हमने देखिए हर कोई हमेशा जब कैलकुलेशन करने बैठता है तो ऐसी कैलकुलेशन में आपको अच्छे से पता है कि छोटी छोटी कैलकुलेशन में क्या होता है कि संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर हम वाकई में कन्फ्यूज हो गए कि मतलब कि यहाँ पर बताओ ये कट क्यों नहीं रहा है, कटना चाहिए लेकिन कट क्यों नहीं रहा है, कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही या फिर कहीं कोई प्रश्न में मिस्टेक तो नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दिक्कत हो गई। यहाँ पर दिक्कत आपको तब हो सकती है जब आप सॉल्यूशन करोगे, लेकिन तुक्का लगाओगे तो कभी सॉल्यूशन, यहाँ पर तुक्का लगाओगे ना तो कभी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। वही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये चीज़ नहीं सीखनी है, ये सारी चीज़ें बेकार हैं, आपको सिर्फ तुक्का लगाना सीखना है।
और आपको अच्छे से, अगर पूरी तरह से अच्छे से अगर आपको तुक्का लगाना सीखना है तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरा मैथ तुक्का ट्रिक से कंप्लीट कर लो वहाँ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए इस प्रश्न को देखिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में 29 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। कितने समय ले रही है, 6 सेकंड का समय ले रही है। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। सीधे सीधा आपसे यही पूछ रहा है कि तेज गति वाली जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने बोला कि देखिए यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को ना कोई बेवकूफ़ी होगा जो सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए बोला क्या गया कि दो रेलगाड़ियाँ हैं जो कि विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, उनकी सापेक्ष चाल कितनी है, 29 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया कि तेज गति वाली रेलगाड़ी जो है वह धीमी गति वाली रेलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपको यहाँ पर पूछा गया कि तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। हमने बोला सिर्फ एक तरीका लगाओ, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। हमने बोला क्या तरीका लगाना है, ध्यान समझो। जब कभी आपको यहाँ पर सापेक्ष चाल जो है वो आपकी निकालनी होगी ना, सापेक्ष चाल निकालनी होगी, तो यदि चाल आपकी किलोमीटर में दी हुई है और समय यदि आपका यहाँ पर सेकंड में दिया हुआ है तो आप सीधा सापेक्ष चाल निकाल दो और उसका 18 के साथ रेशियो बना दो। हमने बोला कि इस तरह सापेक्ष चाल निकालते हैं तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर सापेक्ष चाल हो जाएगी आपकी यहाँ पर 54 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी। तो 54 आपकी यहाँ पर सापेक्ष चाल हो गई, इसका 18 के साथ रेशियो बना दो। 18 के साथ यहाँ पर रेशियो बना दोगे तो 18 के साथ यदि आपका यहाँ पर इसका रेशियो बनाते हो तो आपका यहाँ पर कितना बन जाता है, तो आपका यहाँ पर बना दोगे 9 से डिवाइड है ना, तो 9 दूनी 18, 9 6 54। ठीक, 2 से काट दोगे, 2 एकम 2, 2 3 6। अब आपका यहाँ पर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो देखो 3 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, भैया आपका आंसर होगा और कोई आपका आंसर नहीं होगा। 3 से आपका 110 डिवाइड नहीं होगा तो ये आंसर नहीं होगा। 3 से 85, 8, 9 10 11 13, ये संख्या आपकी 3 से विभाजित नहीं है, ये भी 3 से विभाजित नहीं है। तो 3 से विभाजित सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो बोलो कैला देवी की जय। अब बता इससे शॉर्ट ज़्यादा कोई होगा, इससे शॉर्ट कुछ हो सकता है। आपको सिर्फ करना क्या है, दोनों की सापेक्ष चाल निकाल। अगर आपको यहाँ पे देखिए चाल अगर किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, समय यदि सेकंड में दिया गया है और आपसे दूरी पूछी गई है, तो आपको सीधा करना क्या है, सापेक्ष चाल बनाओ और सापेक्ष चाल का 18 के साथ रेशियो बना दो। जो भी आपका यहाँ पर बचेगा सापेक्ष चाल में से उसे सीधा डिवाइड करके देख लो, भैया आपका आंसर होगा 100%। 100% भैया आपका आंसर होगा। अब आप बोलो सर यहाँ पर इसे सॉल्व करके बता दो, चलो सॉल्व करके बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सॉल्व करके देख लो कैसे सॉल्व करना है, वो चीज़ आप यहाँ पर सीख लो। हमने बोला कि यहाँ पर आपसे क्या पूछी गई, दूरी पूछी गई है, तो हमने यहाँ पर दूरी ले ली और उसका यहाँ पर 18 से इंटू कर दिया। ठीक, हमने यहाँ पर क्या ले ली, दूरी ले ली और उसे 18 से इंटू कर लिया। अब यहाँ पर आप सापेक्ष चाल निकालोगे तो सापेक्ष चाल कितनी निकली थी आपकी यहाँ पर 54। कितनी निकली थी आपकी यहाँ पर 54 निकली थी। और यहाँ पर समय कितना दिया हुआ है, 6 सेकंड का समय दिया हुआ है। यहाँ पर आप समय रख दोगे 6 सेकंड का और यहाँ पर 5 से इंटू कर दोगे। हमने आपको तरीका बता रखा, ये मत बोलना कि सर ये आपने यहाँ पर ये डिजिट रख रहे हो, ये किस प्रकार से डिजिट रख रहे हो। हमने आपको, आप यहाँ पर चैनल पर जब जाओगे तो चाल समय दूरी के प्रश्नों पर ना तुक्का कैसे लगाते हैं वो तरीका हमने आपको बताया था। और उस प्रकार के प्रश्नों को यदि आप यहाँ पर शॉर्ट में निपटाना चाहते हो तो राहुल सर ट्रिक हमने आपको बताई थी, ये आपकी राहुल सर ट्रिक है। हमने आपको राहुल सर ट्रिक ऐसी क्या बताई थी, हमने आपको यहाँ पर पता ऐसी चीज़ बताई थी जैसे कि आप यहाँ पर ना कोई भी टीचर हुआ ना, अब यहाँ पर देखिए करेगा क्या वो, तो ये वहाँ पे ये करेगा। यदि कोई भी चीज़ आपकी यहाँ पर सेकंड में दी गई है या फिर मिनट में दी गई है या फिर घंटे में दी गई है तो उसे कन्वर्ट करने लग जाते हैं। और हर कोई कन्वर्ट करता है, हर कोई कन्वर्ट करता है। आपने हमेशा ही देखा होगा, आपने किसी भी टीचर से पढ़ा होगा ना, तो वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये किलोमीटर पर आवर है तो इसे पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तब जाकर आपका यहाँ पर इसमें रखकर तब जाकर आप आंसर निकाल पाओगे। हमने बोला कभी भी आपको इस प्रकार से नहीं करना है। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सबसे पहले दूरी ले लेनी है। दूरी आपको कभी भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी हमारी है, कभी भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी प्रश्न हो, कैसा ही प्रश्न हो, कन्वर्ट करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूरी को आप 18 से इंटू कर दो, बराबर में 5 लगा दो, इंटू यहाँ पर रख दो आपकी चाल, जो भी आपके यहाँ पर स्पीड हो, और यहाँ पर रख दो समय। बात खत्म, आपका यहाँ पर डायरेक्ट आंसर निकल कर आएगा। इस फॉर्मूले को याद कर लो। और यहाँ पर आप यहाँ पर तुक्का ट्रिक सीखना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए
चैनल पर भी आपको यहाँ पर बताया गया था इस प्रकार के प्रश्नों पर कैसे तुक्का लगाते हैं, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हो। 4 समय दूरी वाली वीडियो देख लेना। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, अब इसको सॉल्व कर देंगे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 9 दूनी 18, 9 छक 54, 2 तिया 6। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 5 छक 30 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी कि 90 आपका आ गया। 90 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इतना लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही तुक्का लगाओगे। तुक्का लगाना पहले सीखिए। क्वेश्चन सॉल्व करना तो हर कोई सीख जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करना भी सिखाया जाता है वहाँ पर एप्लीकेशन पर, और साथ में तुक्का लगाना भी सिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है इतने रुपए की राशि है, 3 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित से जमा की जाती है, तो मूल राशि क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया कि तो मूल राशि क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। 10% है तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 इकाई अंक बनेगा। 1 इकाई अंक बनेगा तो 1 का गुणा किस में करेंगे, 4 इकाई अंक बन जाए। 1 का गुणा बेटा 4 में करेंगे तभी तो 4 इकाई अंक बनेगा। कहाँ सो रहे हो, 1 का गुणा किस में करेंगे, 4 इकाई अंक बन जाए। भाई 1 का गुणा 4 में करोगे तभी तो 4 इकाई अंक बनेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर आप कंफ्यूज कर देते हो, हमें आप समझ में ही नहीं आया कि यहाँ पर हो गया हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अरे यार आप लोग ना सच बता रहे हैं ना, आप लोग ना बिल्कुल बेवकूफ़ इंसान हो। क्यों बेवकूफ़ इंसान हो, ध्यान समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को ना कभी भी आपको सॉल्व नहीं करना है। कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। यदि आपको यहाँ पर देखिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी गई है और यहाँ पर ये धनराशि आपको यहाँ पर ये दी गई है, तो आपको सीधा सीधा पता है कि आपको मूलधन पूछा गया है ना, तो मूलधन आप मान लो कि आपका मूलधन है। 10% की वार्षिक दर है तो ये कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। और यहाँ पर कितने वर्ष का समय दिया गया, 3 वर्ष का समय दिया गया, तो 11/10 गुणा 11/10, 3 वर्ष हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला गया था, यहाँ पर ये दिया गया था आपके यहाँ पर 5 3 2 4 0। यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 4 है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ 1 इकाई अंक ही तो बनेगा, तो 1 इकाई अंक का किस संख्या के साथ इंटू करें कि 4 इकाई अंक बन जाए। तो हमने बोला 1 का गुणा सीधा 4 में करोगे तभी तो 4 इकाई अंक बनेगा। समझ आया, अब तो समझ आ गया होगा ना। अब आप यहाँ पर बोलोगे सर जी आप सॉल्व करके आप खुद से अच्छे से सॉल्व कर लेना, आराम से सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। ठीक, आंसर यही निकलेगा आंसर आपका 100%। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक स्कूल स्पोर्ट क्लब में 25 छात्रों ने टेबल टेनिस एकल टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला किया। यदि हर बार जब कोई छात्र मैच हारता है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, तो विजेता का निर्धारण करने के लिए आवश्यक मैचों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने बोला कि देखिए आप इस प्रकार के प्रश्न जब कभी आपसे पूछ लिया जाए ना, सिर्फ एक ही काम करना। देखिए प्रश्न में क्या अच्छे से समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर करना क्या है। देखिए ध्यान समझिएगा, इस प्रकार का प्रश्न जब कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप सीधा यहाँ पर एक ही काम करना, और कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं करना है। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला गया कि एक स्कूल स्पोर्ट क्लब में 25 छात्र जो हैं उन्होंने टेबल टेनिस एकल टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला किया है। हर बार जब कोई छात्र हारता है मैच तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, तो विजेता निर्धारण करने के लिए कितने आवश्यक न्यूनतम मैच हैं, कितने मैच होने चाहिए कि विजेता यहाँ पर मिल जाए हमें। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना है, 25 है ना, तो 25 में एक कम कर दो, कहाँ पर आ गया 24। बोलो कैला देवी की जय। अब आप बोलो सर यहाँ पर ये ऐसा होता क्यों है, तो वो चीज़ हमें समझा दो। मान के चलिए हम यहाँ पर 25 नहीं ले रहे हैं क्योंकि 25 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम आपको यहाँ पर समझाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 4 ले लिए। यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर A B C D और E, यहाँ पर हमने 4 ले लिए। ठीक, 4 ले लिए तो हमने सबसे पहला मैच कराया तो यहाँ पर देखिएगा A और B के बीच में मैच हुआ, तो मान के चलिए A हार गया, तो यहाँ पर एक मैच हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर देखिए एक मैच तो ये हो गया। अब हमने बोला कि यहाँ पर B का मैच जो है वो C के साथ कराएंगे। अब यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर B हार गया और यहाँ पर C जीत गया, तो ये दूसरा मैच हो गया। ठीक,
अब हमने बोला कि यहाँ पर ये सी जो है इसका मैच जो है वो डी के साथ कराएंगे। यदि डी के साथ कराएंगे, यहाँ पर मान के चलिए सी हार गया, तो यहाँ पर कितना बचे, यहाँ पर डी रह गया, तो डी रह जाएगा, सी हट जाएगा। यहाँ पर ये तीसरा मैच हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो लास्ट में जो बचता है ना, उसका मैच किसी के साथ नहीं होता है। लास्ट में जो बचता है ना, उसका मैच किसी के साथ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये आपका यहाँ पर सीधा चौथा ही मैच होगा। ये आपका यहाँ पर सीधा क्या होगा, चौथा ही मैच होगा। तो यहाँ पर ये चौथा मैच जो होता है ना, वो चौथा जो व्यक्ति जो जीत गया उसका किसी के साथ भी मैच नहीं होता है। कितने, 1 2 3 4 5 हो गए ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो रहे हैं। हम यहाँ पर 4 ले रहे थे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये तीसरा मैच था। तो यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर अगर ये हार जाएगा तो यहाँ पर ये कौन बचेगा, लास्ट ये बचेगा, तो ये आपका जीत जाएगा। तो 3 मैच ये हो गए, ये लास्ट वाला कौन सा हो गया, चौथा मैच हो गया। अब यहाँ पर आपका यहाँ पर इसका तो किसी के साथ मैच नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो फाइनल जीत गया। फाइनल जो था वो तो आपका यहाँ पर जीत गया। कितने लोग थे, कितने लोग थे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 लोग थे। और मैच टोटल कितने हो रहे हैं, 4 मैच हो रहे हैं। टोटल 5 लोग थे और मैच कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, हमेशा ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लास्ट वाला जो होता है ना, वो तो जीत ही गया ना। अगर वो लास्ट वाला जीत गया तो उसका तो किसी और के साथ मैच होगा ही नहीं, तो बात खत्म वहीं पर। तो इसलिए हमेशा क्या क्या करो कि यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न जब कभी पूछ लिया जाए ना, तो वहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर एक कम करके डायरेक्ट आंसर कर दिया करो। इसी प्रकार से आपके यहाँ पर कुएं वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आपको याद होगा, एक कुएं वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, टोकरी वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। टोकरी में इतने अंडे हैं और इतने समय बाद इतने समय के बाद वह डबल होते जाते हैं, यहाँ पर त्रिगुने होते जाते हैं। इस प्रकार से बोला जाता है। यदि वह इतने समय में, यदि आपके यहाँ पर इतने हो गए तो यहाँ पर कितने समय में वह आपके यहाँ पर पूरी टोकरी भर जाएगी। यहाँ पर कोई आपका कुएं वाला प्रश्न है, इतने समय में अगर आधा कुआं भर गया तो पूरा कुआं भरने में कितना समय लगेगा। बीपीएससी वाला जो हमने आपको प्रैक्टिस सेट कराए थे ना, बिहार वाले जो शिक्षक भर्ती वाले जो क्वेश्चन कराए थे हमने, वो शायद टियर 4 थे या फिर टियर 3 था, ये हमें याद नहीं आ रहा है। ये टियर 3 या 4 था, ऐसे कुछ था, लेकिन हमें वो याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे कोई वाली बात नहीं है। तो उसमें टोकरी वाला प्रश्न पूछा गया था इसी प्रकार से। तो क्वेश्चन हमें याद नहीं है, हम आपको बाद में कभी होगा तो फिर हम आपको फिर से बता देंगे। वैसे तो यहाँ पर क्वेश्चन यदि आप यहाँ पर देखोगे तो बीपीएससी वाले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए थे ना, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो भी प्रश्न इसी प्रकार से होते हैं, वो भी इसी प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार के जब कभी इस टाइप का जब कभी प्रश्न पूछे जाए ना, तो हमेशा याद रखना कि जितना बोला गया ना उसमें से एक कम कर दो, डायरेक्ट आंसर आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक साझेदारी व्यवसाय में एक कुल समय के 1/6 ए के लिए बोला गया है। 1/6 समय है इसका और पूंजी है आपकी यहाँ पर 1/6। अब यहाँ पर बोला गया कि बी कुल समय, बी का जो समय दिया गया है, एक सेकंड रुकिए, बी का जो समय दिया गया है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो बी का समय दिया गया है 1/4 और यहाँ पर पूंजी दी गई है आपकी यहाँ पर 1/4। और यहाँ पर बोला गया कि सी को शेष पूंजी, सी को जो है सी जो है वह शेष पूंजी को पूरे समय के लिए लगाता है, पूरे समय के लिए लगा रहा है शेष पूंजी को। अब यहाँ पर बोला गया है तो इतने रुपए के लाभ में से बी का हिस्सा कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। इतने रुपए के लाभ में से बी का हिस्सा क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर बी का हिस्सा क्या होगा, बी का यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1/4 1/4 और यहाँ पर 6 और 4 12, 4 3 12, 4 3 12, 3 3 9। देखिए ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बात खत्म हो गई, बात खत्म, ये आपका आंसर हो गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ये आंसर कैसे हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें यहाँ पर ये आंसर कैसे हो गया। हमने बोला कि ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। कोई बेवकूफ़ी इंसान होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, ध्यान से समझो। हमने बोला कि यहाँ पर क्या बोला गया कि एक साझेदारी व्यवसाय में एक का जो समय है वो आपका 1/6 है। पूंजी कितनी लगाई उसने, 1/6 भाग पूंजी लगाई। बी की बात करें तो बी का जो समय है वो कितना 1/4 है। पूंजी कितनी लगाई, 1/4 लगाई। और जो सी जो है उसने पूरे समय के लिए बाकी की शेष जो पूंजी है वो लगा दी। अब यहाँ पर बोला गया कि बी का हिस्सा कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से हमारी बात को समझो। हमने बोला कि यहाँ पर बी की पूंजी कितनी है 1/4 और बी का यहाँ पर जो समय है वो कितना है 1/4 है।
हमने बोला कि यहाँ पर ये 6 है और यहाँ पर ये 4 है, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे, 4 तिया 12, 3 एकम 3, और 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 गुणा 3 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो 9 से डिवाइड होने वाली संख्या आपका आंसर होगी। ये आपकी 9 से डिवाइड नहीं है, ये 9 से डिवाइड नहीं है, ये 9 से डिवाइड नहीं है, तो 9 से डिवाइड होने वाली एक ही संख्या है, तो बोलो कैला देवी की जय। बात खत्म। अब आप बोलो सर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान से समझा दीजिए। तो चलिए हम आपको यहाँ पर समझाते हैं कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा अगर हो रहा है ना तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो चीज़ हम आपको यहाँ पर डिटेल में सिखा देते हैं। ठीक है, चलिए समझ लीजिए यहाँ पर कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, वो चीज़ आप यहाँ पर समझ लीजिए। चलिए हमने बोला कि यहाँ पर 3 साझेदार हैं। एक है आपका यहाँ पर ए है, और एक यहाँ पर बी है, और एक यहाँ पर सी है। ठीक, क्लियर सी बात है, 3 साझेदार हैं। ठीक, हमने बोला एक है आपका यहाँ पर टाइम यानी कि समय, और एक आपकी यहाँ पर पूंजी है। पूंजी को मान लेते हैं मनी मान लेते हैं। एक टाइम है और एक मनी है, एक टाइम है और एक मनी है, और एक टाइम है और एक मनी है। मनी माने पैसा, इस प्रकार से मान कर चलते हैं। हमें तो कुछ भी मान लें, हमें क्या करना है, हमें तो क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है। एक टाइम है यानी समय है, और उसने जो पूंजी लगाई है वो मनी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि जितना भी धन लगाया उसने ये है। हमने बोला कि यहाँ पर ए की बात करें तो यहाँ पर 1/6 समय है, 1/6 समय है, और पूंजी भी उसने 1/6 लगाई है। और बी की बात करेंगे तो यहाँ पर 1/4 समय है, और यहाँ पर 1/4 ही उसने क्या किया है, पूंजी लगाई है। तो हमने बोला कि यहाँ पर इनका यहाँ पर देखिए 6 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे टाइम और जो मनी जो है इसका जो यहाँ पर जो भी है वो कितना है आपका, यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि वो कितना है आपका यहाँ पर 12 है। यानी कि आप यहाँ पर ये बोलोगे 6 दूनी 12 और 2 एकम 2, यानी कि 2 गुणा 2। 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12, 3 एकम 3, यहाँ पर 3 गुणा 3। अब उसने यहाँ पर सी की बात करें तो सी की बात क्या करेंगे, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। अब सी के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर हमारा जो है एक यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए समय की यदि हम बात करेंगे तो उसने सी ने जो है ना वो अपनी पूंजी जो है वो पूरे समय के लिए लगाई है, पूरे समय के लिए लगा रहा है। देखो पूरे समय के लिए लगा रहा है, यानी टाइम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा। और शेष पूंजी उसने लगाई है, क्या लगाई है, शेष पूंजी लगाई है। तो 3 पूंजी इसकी, 2 पूंजी इसकी, यानी कि टोटल कितनी पूंजी, 5 पूंजी। 5 पूंजी चले गई 12 में से, तो कितनी बची, 7 ही तो बची। नहीं समझ आया हो तो ध्यान से समझ लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी शेष पूंजी का पूरे समय के लिए निवेश करता है। समय और मनी दोनों ही हमारे यहाँ पर 12 माने जाते हैं। हमने बोला समय पूरा कितना है, 12 ही तो है, तो टाइम तो हमने यहाँ पर 12 रख दिया। मनी कितना लगाया उसने, तो उसने बोला कि शेष पूंजी लगाई है। तो 12 में से मनी की बात कर रहे हैं तो 2 मनी तो जो है वो आपके यहाँ पर ए ने लगा दी, और 3 मनी जो है वो आपके यहाँ पर बी ने लगा दी। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि 5 मनी तो लग चुकी है 12 में से, तो बची कितनी, 12 में से सीधा आप यहाँ पर 5 माइनस कर दोगे, कितना बचा आपका यहाँ पर 7 बचा। क्लियर है इतनी सी बात। अब यहाँ पर आप इनका रेशियो देखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 का रेशियो तो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका किसका हो जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4, तो 4 का तो ये रेशियो आपका यहाँ पर ये इसका हो जाएगा। इसके बाद हम बोलेंगे इसका रेशियो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 3 9, तो 9 का रेशियो आपका यहाँ पर इसका हो जाएगा। बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, तो इसका रेशियो हो जाएगा भैया 12 सत्ते 7 दूनी 14 की 4, हाथ से लगी 1, 7 एकम 7 और 1 8। ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 84 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है इतने रुपए के लाभ में से बी का हिस्सा कितना है, यानी कि ये जो है ना ये आपकी टोटल की वैल्यू दी गई है। यानी कि 1940 जो है, 1940 जो है ये आपकी यहाँ पर टोटल की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर टोटल कितना बन रहा है ये आप यहाँ पर देख लीजिए, 9 और यहाँ पर 8, 8 दूनी 16, 17 की 7, हासिल लगी 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 97।
यानी कि ये 97 की वैल्यू दी गई है और हमसे यहाँ पर कितने की वैल्यू पूछी गई है, तो हमसे यहाँ पर किसका पूछा गया है, बी का हिस्सा पूछा गया है। यदि बी का हिस्सा पूछा गया है तो बी का रेशियो कितना है, 9 है, यानी कि 9 की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 होता है, यानी कि 4 बन रहा है, 7 दूनी 14 की 4 हाथ से लगेगा, 9 दूनी 18 और 19, यानी कि ये ठीक, ये आपका यहाँ पर 20 बार में डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 20 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 0, 180 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, बात खत्म। अब बताओ इतना मतलब कि माता पच्ची कौन करेगा, बताओ इन प्रश्नों में। जब जिस प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर तुक्का लगा कर दे सकते हैं तो उस प्रश्न को भी इतना माता पच्ची करने की ज़रूरत है। आप खुद से इस बात को सोचिए, समझिए इस बात को, वरना टाइम उस टाइम पर निकल जाएगा ना, फिर उस टाइम पर सोचने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखिए। चलिए इस प्रश्न को देखिए। देखिए आप लोगों से ना हमारी एक ही निवेदन है कि आप बस वीडियो को ना लाइक करके जरूर जाना। अगर हमें हमारा पढ़ाना अगर आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा है, आपको हमारा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाओगे। आप वीडियो को 100% लाइक करोगे और शेयर ज़रूर करोगे, और साथ ही साथ एक जो हाइप वाला जो बटन होता है ना, जैसे आप लाइक करोगे ना तो आपको एक हाइप वाला बटन शो करेगा, तो वो हाइप वाला बटन भी आप दबा दिया कीजिए। अगर आपको यहाँ पर वाकई में अगर हमारा पढ़ाना अच्छा लगा है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको यहाँ पर अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाओगे, और साथ में आप हाइप वाला बटन भी दबाओगे। ठीक, बस आप इतना कीजिए, पर इतना सा निवेदन है हमारा आपसे, तो बस आप इतना कर दीजिए। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक कक्षा के 59 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने बोला कि यहाँ पर देखिए कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, अगर उसने ये देख लिया कि सारे ऑप्शंस के इकाई अंक आपके यहाँ पर अलग अलग हैं, अगर उसने ये देख लिया और फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठा है ना, तो उससे बड़ा महामूर्ख इंसान कोई नहीं होगा। क्यों, ध्यान से समझिए। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कि एक कक्षा में 59 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितने वर्ष है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने बोला कि यहाँ पर देखिएगा, पहले सिर्फ विद्यार्थी थे तो ये कितने थे, 59 थे। अगर शिक्षक को शामिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इनकी औसत आयु कितनी हो गई, 23 हो गई। यहाँ पर कितना बना आपका, यहाँ पर 0 इकाई अंक बना। अब यहाँ पर ये कितने हैं, 59 हैं। इनकी औसत आयु कितनी है, 22 है। 9 दूनी 18 यानी कि 8 इकाई अंक बना। अब यहाँ पर 10 में से 8 को घटाओगे, कितना बचेगा आपका, यहाँ पर 2 इकाई अंक बचेगा। तो 2 इकाई अंक कहाँ पर है, बी ऑप्शन। बोलो कैला देवी की जय। आपको सॉल्व करने की जरूरत क्या है बेटा, इस प्रश्न को सॉल्व करने के ना भाई 50 तरीके हैं, बहुत तरीके हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, बहुत तरीके हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। सॉल्व तो आप यहाँ पर इस प्रकार से भी कर सकते हो, ये आपको यहाँ पर टोटल की वैल्यू मिल गई। अब टोटल की वैल्यू में से आप यहाँ पर स्टूडेंटों की वैल्यू यहाँ पर निकाल दोगे, आपको यहाँ पर सिर्फ शिक्षक की वैल्यू रह जाएगी। समझ आया अच्छे से। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के। एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पर 4 से 5 तरीके बताए गए थे यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एवरेज में। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए आपको यदि पूरा मैथ यदि आप यहाँ पर तुक्का ट्रिक से कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर आप पूरा मैथ यदि तुक्का ट्रिक से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है कि आपको एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरा मैथ तुक्का ट्रिक से कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पर प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को सर्च करते हो तो आपको नाम डालना होगा कैला देवी कोचिंग सेंटर, ये आपको नाम डालना होगा, तब आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन निकल कर आ जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, यदि आप यहाँ पर कोई भी समस्या है या फिर आप यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपकी हमसे बात हो जाएंगी। और एप्लीकेशन पर आपको किस प्रकार से पढ़ाया जाता है तो वो चीज़ हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर, जैसे कि मान के चलिए हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एक टॉपिक ले लिया, एक चैप्टर ले लिया प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वहाँ पर ना आपको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है। यहाँ पर जैसे कि मान के चलिए हमने यहाँ पर एक चैप्टर उठा लिया, क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस।
तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपके यहाँ पर कितने सारे टाइप होंगे, तो उसमें से मान के चलिए हमने यहाँ पर पहला टाइप उठा लिया, और पहले टाइप को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले उसे ये सिखाते हैं कि यहाँ पर बेसिक से उस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस टाइप के प्रश्नों को बेसिक से कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले वो बताया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर सिखाया जाता है कि जो अदर टीचर जो है ना, अदर टीचर जो है, जो टीचर पढ़ाते हैं और टीचर जो पढ़ाते हैं, तो वो उस टाइप के प्रश्नों में किस प्रकार से ट्रिक लगाते हैं, तो वो ट्रिक बताई जाती है, वो ट्रिक आपको यहाँ पर बताई जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्पेशल रूप से आपको एक ट्रिक बताई जाती है जिसका नाम है राहुल सर ट्रिक, यानी कि वो हमारी खुद की बनाई हुई ट्रिक होती है, जो कि ना तो आपको किसी टीचर के पास मिलेगी ना ही किसी किताब में मिलेगी। तो आपको क्या सिखाया जाता है, राहुल सर ट्रिक, ठीक। और उसके बाद आपको यहाँ पर सीधा क्या सिखाया जाता है, तुक्का ट्रिक, कि किसी भी क्वेश्चन को सीधा पढ़ो, पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन पर धावा बोल दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर सिखाना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें भी लेकर चलते हैं, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर ऐसा हो गया, कभी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ गया, तब आपको यहाँ पर ये चीज़ें काम आएंगी। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो काम आती है ना, वो राहुल सर ट्रिक काम आती है। क्या आती है, राहुल सर ट्रिक काम आती है। इससे आप डायरेक्ट आंसर कर देते हो, बहुत जल्दी आंसर कर देते हो। राहुल सर ट्रिक का ना एग्जाम्पल हम आपको देखिए कल देंगे। राहुल सर ट्रिक जो है ना, उसका एग्जाम्पल हम आपको कल देंगे। कल यहाँ पर ना जब क्लास होगी ना, तो उस क्लास में ना सबसे पहले जो क्वेश्चन हम दो क्वेश्चन ऐसे रखेंगे, सबसे पहले दो क्वेश्चन ऐसे रखेंगे उस क्लास में। इसके बाद जो क्लास होने वाली है वो उसमें हम आपको ना राहुल सर ट्रिक रखेंगे, सीधा राहुल सर ट्रिक यहाँ पर सीधा ही रखेंगे। तो राहुल सर ट्रिक का यहाँ पर एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, हमारा सिर्फ आपके यहाँ पर एक ही निवेदन है कि अगर आप यहाँ पर हमारा पढ़ाना जो है, अगर आपको यहाँ पर पसंद आता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जैसे ही आप यहाँ पर वीडियो को लाइक करोगे ना, तो आपको एक हाइप वाला बटन दिखेगा, तो आप हाइप वाला बटन भी दबा दीजिएगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ वाकई में पसंद आ रहा है, तो आप यहाँ पर हमारी वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाओगे।